हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के भाग 2 के अंदर अमेरिका की संसद के बारे में। इसकी चरणसना क्या है और इसकी शक्तियां क्या है। अमेरिका की संसद आपको पता होगा, जैसे भारत में 2 सदन है वैसे वहां पर भी 2 सदन है। एक को सीनेट कहा जाता है और एक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा क्या है और सीनेट क्या है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली हम उनके अपर हाउस यानी सीनेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। यहाँ पर आपको बीए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। देखिए, अमेरिका की जो सीनेट है या फिर जिसको हम वहाँ, एक बात आप याद रखना कि वहाँ का जो अपर हाउस है उसी को सीनेट कहा जाता है, ना कि पूरी की पूरी संसद को। अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस है। अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। और जो उसका अपर हाउस है, जैसे भारत में अपर हाउस को क्या कहते हैं, हम राज्यसभा कहते हैं, इसी तरीके से वहां पर अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है। तो ये 2 सदनों से मिलकर के बना है। व्यवस्था जो अमेरिका की व्यवस्थापिका है वो 2 सदनों से मिलकर के बनी है। पहला है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। सीनेट को हमेशा अपर हाउस कहा जाता है और प्रतिनिधि सभा को लोअर हाउस कहा जाता है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है। जो सीनेट है वो पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सदन के रूप में जानी जाती है। अगर आपको कोई पूछ ले कि पूरी दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली जो सभा है वो कौन सी है, तो आप वहां पर सीधे सीधे सीनेट का नाम बता सकते हो। वह अमेरिका के संविधान की अनुपम कृति है। विश्व के अन्य संविधानों में जहां द्वितीय सदन की शक्तियों की महत्ता कम हो रही है, वही अमेरिका की सीनेट की शक्तियां तथा महत्ता में पूर्वोत्तर वृद्धि हो रही है। जिस तरीके से हम देखो, भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम जनरली यही मानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो लोकसभा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो यहाँ की अपर हाउस है, जो सीनेट है, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और सीनेट में जो कानून वगैरह बनता है या फिर यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं उसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिकी सीनेट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की संघीय व्यवस्थापिका में राज्यों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। अमेरिका की संविधान के 17वें संशोधन के अनुसार सीनेटरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। देखो, ये भारत से किस प्रकार डिफरेंस है। जैसे भारत में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो तो सीधे के सीधे वोटर के द्वारा किया जाता है। हालांकि जो अपर हाउस में जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो जो राज्य की लेजिस्लेचर असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके जो मेंबर होते हैं वही वोट डाल सकते हैं। यहाँ पर जनता वोट नहीं डाल सकती। लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि जो सीधी की सीधी जनता चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल सकती है। अब अमेरिका में सिस्टम क्या है, जैसे अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं, तो इन 50 स्टेट को हर किसी को 2-2 सदस्य दिए हुए, यानी हर स्टेट से 2 सदस्य चुन करके सीनेट के अंदर आते हैं। इस प्रकार अमेरिका की सीनेट के अंदर टोटल 100 सदस्य हो जाते हैं। और ये 100 के 100 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में जो 17वां संशोधन हुआ अमेरिका के संविधान के अंदर, उसके अंदर अब सीनेट में जो सदस्य है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने लगे। नाउ सीनेट के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला तो ये कि वो 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, वो उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे मान लो अमेरिका के अंदर कोई टेक्सास का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, टेक्सास से सीनेट का चुनाव लड़ना चाहता है। अब देखो, जो सीनेट का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं उनको सीनेटर कहा जाता है। यानी कोई टेक्सास से सीनेटर बनना चाहता है तो इसका मतलब वो नागरिक टेक्सास का ही रहने वाला होना चाहिए। वह अमेरिका के किसी भी विभाग में पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट विभाग के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का पदाधिकारी वो नहीं होना चाहिए। वह कम से कम 9 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी हो। जैसे भारत से कोई व्यक्ति गया, अब वो लगभग 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका के किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रह रहा है, मान लो टेक्सास के अंदर रह रहा है, तो वो 9 साल से ज्यादा समय से रह रहा है, तो वो मतलब टेक्सास से सीनेट का चुनाव लड़ सकता है। आइए जानते हैं कि सीनेट का कार्यकाल कितना होता है। सीनेट का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों के लिए होता है। जैसे भारत में 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का कार्यकाल होता है, वैसे ही सेम सिस्टम यहाँ पर भी है। प्रत्येक वर्ष 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर्ड होते रहते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य आते रहते हैं। अब सीनेट के सदस्यों का वेतन और उनकी क्या क्या भत्ते दिए जाते हैं।
प्रतिनिधि सभा के समान ही सीनेट के सदस्यों को वेतन, भत्ते व अनुमुक्तियां भी प्राप्त हैं। सीनेट के सदस्यों को $1,33,600 जो वार्षिक वेतन है वो दिया जाता है। यानी एक वर्ष का जो वेतन है उनका सीनेटर का होता है $1,33,600। सीनेट का जो सभापति होता है उसको थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलती है, उसको $1,71,500 वार्षिक वेतन मिलता है। सीनेट के सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जिसके समय निश्चित नहीं किया जाता। यानी यहाँ पर समय कोई निश्चित नहीं है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बोल सकते हो या 10 मिनट के लिए बोल सकते हो। आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपना समय लेकर के पूरी तरीके से बोल सकते हो। नाउ अब क्या होता है, सीनेट का प्रतिवर्ष अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन जो अमेरिका के अंदर 20वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान संशोधन के अनुसार जो हर साल की 3 जनवरी होगी, उस 3 जनवरी को दोपहर के बाद में प्रतिनिधि सभा सदन के आरंभ होता है और इन दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है। ना यहाँ पर जो सदन का अधिवेशन चलता है ये स्थगन अगर किसी मामले पर दोनों सदनों के सदस्य जो है वो किसी मामले पर फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंच रहे हैं और दोनों के बीच में मतभेद हो रहे हैं, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है वो तिथि घोषित करता है। राष्ट्रपति कहेगा कि भाई हाँ, इस दिन आपका ये जो अधिवेशन है ये समाप्त करना है। जब तक मतभेद है तब तक ये ऐसे ही सदन चलता रहेगा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिसको फिलिबस्टर कहा जाता है। अब फिलिबस्टर क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, जो सदस्यों को बोलने की आजादी प्राप्त होती है वो कई बार अपने जो आजादी प्राप्त होती है उससे ज्यादा बोल पाते हैं। यानी वो जो सीनेट की कार्यवाही होती है उसमें विलंब उत्पन्न कर देते हैं और बाधा डालते हैं। इसी बाधा को वो फिलिबस्टर कहते हैं। देखो होता क्या है ना, जैसे भारत में कोई कानून लाया गया और इस कानून के ऊपर सदस्य बहस कर रहे हैं। अब कई बार हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर सदन में क्या होता है ना कि बहस करने की पूरी छूट दी हुई होती है। कोई सदस्य जिसको जो कानून लाया उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कुर्सी उछाल रहा है, हल्ला कर रहा है या फिर किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सदस्यों को निलंबित सस्पेंड किया जाता है और बाद में वो किसी न किसी तरीके से वापस आ ही जाते हैं। अमेरिका के अंदर ऐसा करने पर आपको फिलिबस्टर कहा जाएगा, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जहां पर आप सीनेट की जो कार्यवाही है उसमें विलंब उत्पन्न नहीं कर सकते और उसमें बाधा नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आपका कोई वैध पॉइंट है तो उस पॉइंट को उठाया जाएगा, चुना भी जाएगा, आपको समय भी दिया जाएगा, लेकिन आप बिना फालतू बिना कोई बात के आप वहां पर ज्यादा देर सीनेट की कार्यवाही के अंदर बाधा नहीं डाल सकते। अमेरिकी सीनेट का जो सभापति है वो कौन होता है, तो जिस तरीके से भारत के अंदर जो राज्यसभा है उसका सभापति आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति होता है। भारत की जो राज्यसभा है उसका जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो ठीक इसी तरीके से अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वो सीनेट का सभापति होता है। वह सभापति सभी समान कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से कम है। जैसे भारत में अगर आपको पता हो तो स्पीकर होता है, स्पीकर जो लोकसभा का होता है जिसको हम स्पीकर कहते हैं, उस स्पीकर की तरह अमेरिका के अंदर भी जो भाई प्रतिनिधि सभा होती है वहां पर भी एक अध्यक्ष होता है। तो उस अध्यक्ष की तुलना में जो यहाँ का जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उसके पास में कम शक्तियां होती है। सीनेट को वो अपना एक समन्वयक अध्यक्ष भी चुनने का अधिकार होता है। वो वास्तव में बहुमत दल का मनोनीत सदस्य या नेता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। देखो यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर जो सदस्य है वो अपने एक अध्यक्ष को चुन भी सकते हैं। बेसिकली इलेक्शन भी हो सकता है। जैसे कोई दल है, जैसे 2 दल है अमेरिका के अंदर मेनली, जैसे डेमोक्रेट्स है और रिपब्लिक्स है। अब देखो जिसकी सीट ज्यादा होगी राज्यसभा के अंदर, सीनेट के अंदर, वही उसी का सभापति बनेगा। तो इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है और उस वोटिंग के अंदर एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जनरली क्या होता है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही सभापति होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट ही हो, ऐसा कहीं बाध्यता नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट की जगह किसी और को भी वहां पर मनोनीत किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर उपराष्ट्रपति मान लो अमेरिका की सीनेट का सभापति है और वो अनुपस्थित है, तो ऐसी अनुपस्थिति के अंदर एक बहुमत दल का मनोनीत सदस्य या नेता हो सकता है जो उस सदन के अंदर बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। अब सीनेट की कार्यवाही शक्तियां क्या है और इसके कार्य क्या। देखिए हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम कांग्रेस के सिर्फ एक सदन की बात कर रहे हैं, ये बात आप याद रखना। ये जो बात की जा रही है यहाँ पर सिर्फ सीनेट की जा रही है, हम सीनेट की जा रही है। हम यहाँ पर लोअर हाउस की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे भारत में राज्यसभा है ना,
इसी तरीके से वहां पर सीनेट है, उसी की बात कर रहे हैं। और बेसिकली जहां पर बात कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस के अंदर दोनों ही सदन आते हैं, सीनेट भी आती है और जो प्रतिनिधि सभा है वो भी यहाँ पर आती है। अब देखिए शक्तियां क्या क्या है। अपनी शक्तियों की दृष्टि से सीनेट दुनिया की शक्तिशाली द्वितीय सदन है। इसकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि मुनरो ने कहा था कि संविधान की प्रथम धारा में जहां पर 2 सदनों वाली कांग्रेस की स्थापना की बात की गई है, वह सीनेट का नाम कलम फिसल जाने के कारण पहले नहीं आया है। अधिकांश संविधान निर्माता को संघीय व्यवस्था की रीढ़ की भांति देखना चाहते हैं। ये जो एक विचारक रहे हैं मुनरो, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के जो संविधान है उसकी जो प्रथम धारा है वहां पर जब 2 सदनों वाली कांग्रेस की बात की गई है ना, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि पहले सीनेट लिखा हुआ है और इसके बाद में जो वहां की प्रतिनिधि सभा है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, उसका नाम लिखा हुआ। अब जनरली क्या होता है कि भाई लोगों का लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर जो जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व होगा ज्यादा, या फिर जो डायरेक्टली लोगों के रूप में देखो संविधान की शुरुआत में ये लोगों के द्वारा सीधे रूप से नहीं सुने जाते थे, ये अप्रत्यक्ष रूप से सुने जाते थे। बाद में 17वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ है। तो क्या था संविधान के अंदर भाई पहले तो लोगों के अनुसार लोकतंत्र है तो पहले ये जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है उसका नाम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर इनका नाम सीनेट लिखा। तो मुनरो ये कहते हैं कि ये कोई कलम की गलती की वजह से नहीं लिखा गया। अगर हम वास्तव में देखें कि सीनेट कितनी शक्तिशाली है तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हाँ, जिस समय संविधान निर्माताओं ने सीनेट का नाम पहले लिखा था तो ये बहुत ही अच्छा कार्य किया था। हाँ, कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां क्या है। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां ये है कि सीनेट की कार्यपालिका संबंधित शक्तियों में संधि, अनुमोदन, नियुक्ति संबंधित शक्तियां उल्लेखनीय है। यानी किसी राष्ट्र के साथ में आपको संधि करनी है या किसी के साथ में युद्ध का प्रस्ताव वगैरह, अपने यहाँ पर राजदूतों की जो नियुक्ति वगैरह है, अन्य राज्य प्रतिनिधि है उनकी नियुक्ति है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों आदि की नियुक्ति के अंदर भी जो सीनेट होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे हम भारत में बात करें तो लोकसभा का इतना कोई योगदान नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीनेट का पूरा योगदान रहता है। कानून निर्माण संबंधित जितना अमेरिकी सीनेट है वो द्वितीय सदन है, लेकिन राष्ट्रीय कानूनों को निर्मित करने के लिए प्रतिनिधि सभा से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है वही कानून लाएंगे और वही कानून बनाएंगे, नहीं, इनके पास में भी कानून बनाने का अधिकार है। बस शर्त यह है कि जो ये सीनेट के अंदर जो भी कानून वगैरह लाया गया है वो प्रतिनिधि सभा के अंदर भी पास होना चाहिए। सीनेट को न्यायिक शक्तियां भी है। अमेरिका की सीनेट को न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति सहित अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग लगाने की शक्ति। देखो, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने की जो शक्ति है वो भी अमेरिका की सीनेट के पास में है। अमेरिकी संविधान के अनुसार सीनेट को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभी असैनिक अधिकारियों को महाभियोग द्वारा देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के कारण हटाने का अधिकार होगा। अभियोग लगाने का कार्य प्रतिनिधि सभा का है, लेकिन सीनेट भी महाभियोग की जांच न्यायालय की हैसियत से करेगा। अब देखो, महाभियोग लाने का काम प्रतिनिधि सभा, लगाने का काम प्रतिनिधि सभा का है, लेकिन एक न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की हैसियत से सीनेट इस पर जांच भी कर सकती है। एक सिर्फ सैनिक जो कार्यालय हैं, जो सैनिक ऑफिसर हैं, उनके ऊपर इनका कोई अधिकार नहीं है, वो राष्ट्रपति और बाकी के मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी असैनिक अधिकारी जितने भी हैं, उनको अगर देशद्रोह के मामले में उनका नाम आ रहा है या फिर रिश्वत ली है या फिर कोई गंभीर अपराध किया है तो ऐसे में हटाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। चौथा है निर्वाचन संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए चुनावों की मतगणना का कार्य सीनेट द्वारा ही किया जाता है। यदि कभी मतदान के दौरान उपराष्ट्रपति पद की किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त प्रथम 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनती है। अब होता क्या है कि यदि कभी इस मतदान के दौरान उपराष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो सीनेट सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले जो प्रथम उम्मीदवार हैं उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति पद के लिए चुन सकती है ना। यहाँ पर हम देखते हैं तो अमेरिका की जो सीनेट है बहुत शक्तिशाली है, भारत की लोकसभा के पास में इतनी शक्ति नहीं है। वहीं दूसरा है संविधान में संशोधन संबंधित शक्तियां, जैसा कि हर किसी के पास में होती है, यहाँ पर भी है। अन्वेषण की शक्ति, सीनेट को प्राप्त इस शक्ति के तहत वो विभिन्न विभागों के कामकाज की जांच भी कर सकती है ताकि प्रशासनिक विभागों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और उन्हें उनके दायित्व के प्रति सतर्क बनाया जा सके।
इस अन्वेषण की शक्ति के परिणाम 1924 में 3 मंत्रियों को अपने पद से त्याग पत्र भी देना पड़ा था। सीनेट की शक्ति के कारण 1973 का वाटरगेट कांड भी प्रकाश में आया था। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सीनेट की महत्वपूर्ण और जो कार्य है प्राप्त हैं वो दुनिया के सबसे जो द्वितीय सदन है उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली सीनेट ही है। देखो कई बार इतिहास के अंदर 2 बड़े मामले हुए हैं ऐसे जहां पर सीनेट ने अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए अमेरिका के अंदर 3 मंत्रियों को एक बार अपने पदों से त्याग पत्र देना पड़ा था, क्योंकि सीनेट ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। इसके अलावा 1973 के अंदर एक वाटरगेट कांड भी हुआ था और वो भी इन सीनेटरों की वजह से ही प्रकाश में आया था। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि सीनेट पूरी तरीके से शक्तिशाली है अमेरिका के अंदर। आई होप कि आपको सीनेट की जो शक्ति है और सीनेट क्या है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी रिलेटेड टू पॉलिटी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ़ यू आर स्टडिंग इन BA सेकेंड ईयर एंड बेसिकली अगर आपकी ग्रेजुएशन के अंदर BA पॉलिटिकल सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल इस सही प्लेटफॉर्म पर हैं। यहाँ पर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वी आर गेट आवर बेस्ट। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।